नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। तो वक्त हो चुका है सुबह की ताज़ी बड़ी खबरों को जानने का। तो इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए। आइए दोस्तों, रुख लेते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। प्लाज्मा थेरेपी के रिजल्ट से दिल्ली सरकार उत्साहित, ठीक हो चुके मरीजों से केजरीवाल की रक्तदान की अपील। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के आए रिजल्ट से उत्साहित हैं। केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि इस थेरेपी से इलाज में उत्साहजनक नतीजे सामने आए हैं और उनकी सरकार आने वाले दिनों में कुछ और कोविड-19 के गंभीर मरीजों पर इसका ट्रायल शुरू करेगी। केजरीवाल ने कोरोना महामारी से ठीक हो चुके लोगों से प्लाज्मा थेरेपी के लिए रक्तदान करने की अपील की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले कुछ दिनों में हमने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया है और इसके नतीजे उत्साहजनक हैं। हमें खुशी है कि 4 मरीजों पर नतीजे सकारात्मक आए हैं। मुख्यमंत्री के साथ मौजूद डॉक्टर एस.के. सरीन ने कहा कि 2 में से मरीजों के लिए एलएनजेपी अस्पताल में रक्त एवं प्लाज्मा तैयार है। हम इन मरीजों को आज प्लाज्मा थेरेपी दे सकते हैं। डॉक्टर सरीन ने कहा कि ऐसे समय में हमें उन लोगों की रक्त की ज़रूरत है जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं तथा अपने घर पर हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हमारी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हॉटस्पॉट के यूपी मॉडल को योगी आदित्यनाथ ने सराहा, बोले लॉकडाउन जरूरी था। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि हॉटस्पॉट का यूपी मॉडल काफ़ी लोकप्रिय हुआ है और यह हर हाल में सुनिश्चित होना चाहिए कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में केवल मेडिकल सैनिटाइजेशन एवं होम डिलीवरी टीमें ही जाएं। योगी ने यहां अपने आवास पर आहूत बैठकों में कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रदेश में कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित करते हुए संक्रमण से बचाव के लिए अपनाई जा रही रणनीति अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। हॉटस्पॉट का यह यूपी मॉडल काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। यह निरंतर सुनिश्चित किया जाए कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में केवल मेडिकल सैनिटाइजेशन तथा होम डिलीवरी टीमें ही जाएं। आपको बता दें कि उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के सफल क्रियान्वयन पर बल देते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किए गए लॉकडाउन के निर्णय की विश्व में सराहना हो रही है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को हर हाल में बनाए रखने के निर्देश भी दिए तथा मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में 14 दिन का पृथकवास पूरा कर चुके अपने प्रदेशों के श्रमिकों, कामगारों तथा मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएगा। साथ ही घर में इबादत करें। मायावती ने कहा, लॉकडाउन नियमों का पालन भी करें। शाही इमाम बोले, एक साथ 3 या 4 से अधिक लोग तरावीह नहीं पढ़ें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस दौरान सभी घर में ही इबादत करें और लॉकडाउन के नियमों का भी पालन करें। मायावती ने ट्वीट किया कि देश के समस्त मुस्लिम भाइयों बहनों व उनके परिवार वालों को रमजान के मुबारक महीने की दिली मुबारकबाद व शुभकामनाएं। आज सुबह से लेकर शाम तक के रोजे व नित्य कामकाज के साथ ही तिलावत, कुरान, नमाज व तरावीह आदि के इस फर्ज महीने में ज़कात इस माह की खास खूबियाँ हैं। उन्होंने लिखा कि वैसे तो नमाज, इफ्तार, तरावीह आदि साथ मिलजुल कर करने का अमल है, लेकिन कोरोना का प्रकोप तकाजा है ये इबादतें घर में रहकर ही की जाए व लॉकडाउन नियमों का सख्ती से पालन किया जाए ताकि वह आप व आपके पड़ोसी दोनों ही कोरोना से महफूज रहे। बड़ी खबर दोस्तों, कोरोना के बीच चीन ने दी भारत को धमकी, रोक देंगे मेडिकल सप्लाई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के नियमों को सख्त करने के फैसले से चीन भड़क गया है। भारत की तरफ से ये कदम इसलिए उठाया गया था ताकि कोरोना संकट का फायदा उठाते हुए चीन कमजोर हुई भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण नहीं कर सके। भारत में एफडीआई के नियमों में बदलाव को लेकर चीन ने ऐतराज जताया था।
चीन ने कहा कि ये फैसला विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के खिलाफ है। एफडीआई के नए नियमों के तहत अब भारत की सीमा से जुड़े किसी भी देश के नागरिक या कंपनी को निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब तक सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों कंपनियों को ही मंजूरी की जरूरत होती थी। अब भारत से पहले चीनी कंपनियों को रोकने के लिए कई अन्य देश से पहले ही एफडीआई के नियमों को कड़ा कर चुके हैं। एफडीआई के नियमों में बदलाव के बाद नई दिल्ली में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत अपनी भेदभाव वाली नीति से संशोधित करेगा और अलग अलग देशों से निवेश के लिए एक ही तरह के नियम बनाएगा। साथ ही दोस्तों, देश को फिर संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ले सकते हैं रेल, दुकान, गरीबों, मजदूरों से जुड़े ये बड़े फैसले। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार 3 मई के बाद भी पीएम मोदी लॉकडाउन को लागू रखना चाहते हैं, लेकिन ग्रीन जोन वाले लोगों को कामकाज करने की छूट दी जा सकती है। साथ ही साथ और भी कई कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। इस वक्त पूरा देश कोरोना से संक्रमित और पीड़ित है। ऐसे में देश की सरकार बागी काफ़ी ज़्यादा कोरोना को लेकर चिंतित है, क्योंकि जल्द से जल्द यदि इसका कोई समाधान नहीं निकला तो यह आने वाले समय में काफ़ी नुकसान हो सकता है। कोरोना को लेकर पीएम मोदी समय समय पर लोगों को संबोधित भी करते रहते हैं और सभी अपडेट भी बताते हैं। पिछले बार भी सभी मंत्रियों के बैठक में 14 अप्रैल को एक बार फिर से पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया था और लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया। अब इस बार भी लोगों का यही प्रश्न है कि क्या फिर से 3 मई को पीएम मोदी लॉकडाउन बढ़ाने की बात करेंगे या इस बार लॉकडाउन से मुक्ति मिल जाएगी। हालात और भी ज़्यादा खराब ना हो, इसके लिए पीएम मोदी 3 मई को जो भी फैसला होगा वो न्यूज़ चैनल के द्वारा बता देंगे। फिलहाल अभी ये तय नहीं है कि लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर हटेगा। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की और आपको बता दें 7th पे कमीशन के बारे में मिली जानकारी। इन सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, कोरोना संकट के बीच मिलेगा फ़ायदा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल महीने की सैलरी एक किस्त में मिलेगी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 2 किस्त में सैलरी देने के बजाय एक ही किस्त में पहुंचाने का फैसला किया है। इस बारे में एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है कि मार्च महीने की सैलरी की पहली किस्त सरकार ने जारी कर दी थी। मार्च महीने की दूसरी किस्त और अप्रैल महीने की पहली किस्त एक साथ देने का विचार किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि अप्रैल महीने की सैलरी एक ही किस्त में दी जाएगी। उद्धव ठाकरे ने अधिसूचना में कहा कि अलग अलग किस्त बनाने के चलते प्रशासनिक मशीनरी और खजाने पर प्रत्येक 15 दिन में चेक जारी करने का बोझ पड़ रहा था। ऐसे में अब वेतन एक बार में ही देने का फैसला किया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे होगा क्योंकि हम जो भी वीडियोज डालें आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे।